शून्य की अवधारणा आज गणित का ही नहीं बल्कि हमारी लाइफ का भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। साइंस, इंजीनियरिंग, फाइनेंस सहित कई क्षेत्रों में इसका व्यापक रूप से यूज होता है। शून्य एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो एडवांस मैथमेटिकल थियरीज और एप्लीकेशंस को डेवलप करने में मदद करता है। फिर चाहे वो अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, कैलकुलस, साइंस या मैथ की कोई भी ब्रांच हो, जीरो हैज ए क्रूशियल रोल इन ऑल दीज मैथ। आज हम जिस दुनिया की कल्पना करते हैं वो शून्य के बिना शून्य होती, और शून्य की खोज भी बहुत ही दिलचस्प है जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है। तो आज की इस वीडियो में हम शून्य के बारे में, उसके इतिहास के बारे में डीपली जानेंगे और ये भी जानेंगे कि शून्य को इतना रहस्यमयी क्यों कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं शून्य से अनंत तक की यात्रा, और वीडियो को शून्य से अनंत तक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जीरो को नो क्वांटिटी ऑफ नंबर के रूप में डिफाइन किया गया है, जिसका सीधा सा मतलब है नथिंग। मेरियम वेबस्टर जीरो को इस सिंबल से डिफाइन करते हैं जो मैग्नीट्यूड और क्वांटिटी दोनों की एब्सेंस को रिप्रेजेंट करता है। मैथ में जीरो सभी पॉजिटिव और नेगेटिव सेट के बीच में होता है। अब जरा सोच कर देखो, क्या रियल लाइफ में ये पॉसिबल है? मतलब शून्य इज नथिंग, तो नंबर्स जीरो से नीचे नेगेटिव में कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं? जब कुछ नहीं है, कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, कोई क्वांटिटी नहीं है, तो जीरो से नीचे क्या हो सकता है? कुछ नहीं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 5 में से 5 निकालने पर हमें शून्य प्राप्त होगा, क्योंकि अब हमारे पास निकालने के लिए कुछ है ही नहीं। ये शून्य की वास्तविकता है। शून्य किसी भी वस्तु का प्रतिनिधित्व नहीं करता, और शून्य एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब सभी धनात्मक संख्याओं का सेट। और आज हम शून्य को सभी संख्याओं का आधार मानते हैं, लेकिन फिर भी वह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, इंक्लूडिंग इन्फिनिटी पर खत्म। अब सोचो हमारे पास 6 गेंदें हैं, तो जाहिर सी बात है हम 1 से गिनना शुरू करेंगे, 0 से नहीं, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड ISO की डेफिनेशंस में 0 को नेचुरल नंबर इंक्लूड किया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम वस्तुओं को 0 से गिनना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? 0 किसी भी वस्तु का प्रतिनिधित्व नहीं करता। हालांकि कुछ थियरीज 0 को नेचुरल नंबर मानती हैं, लेकिन काउंट करने में शामिल नहीं किया जाता। अब सोचो हम 6 बॉल्स को 0 से गिनना स्टार्ट करते हैं, तो 0 वाली बॉल का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, क्योंकि 0 किसी भी वस्तु का प्रतिनिधित्व नहीं करता, और उस बॉल को गिना कैसे जाएगा जिसका अस्तित्व ही नहीं है। शून्य का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ जीरो। शून्य का इतिहास बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ये पूरी दुनिया भर से आता है। शून्य की अवधारणा की उत्पत्ति एंशियंट भारत से होती है, जहां इसका उपयोग डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम में प्लेस होल्डर के रूप में किया जाता था। महान भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने 628 ईस्वी में शून्य की व्याख्या और अपने ग्रंथ ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में शून्य का उल्लेख किया, जिसमें शून्य का मतलब था जिसका कोई मूल्य नहीं। ब्रह्मगुप्त ने अलजेब्रा और एस्ट्रोनॉमी पर फोकस किया, जिसमें उन्होंने कई ऐसे मैथमेटिकली और एस्ट्रोनॉमी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया जो आगे चलकर मॉडर्न मैथमेटिक्स की नींव रखते हैं। लेकिन आपको बता दूं, शून्य का उल्लेख ब्रह्मगुप्त से पहले भी मिलता है। महान खगोलविद गणितज्ञ आचार्य आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य की खोज की, पहली बार आर्यभट्ट ने नई प्रणाली को जन्म दिया जिसे अंक प्रणाली कहते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में इसी अंक प्रणाली पर कार्य किया। उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय के गणितपाद 2 में 1 से लेकर अरब तक की संख्याओं का उल्लेख किया। आर्यभट्ट दुनिया के पहले वो गणितज्ञ थे जिन्होंने शून्य को चिन्हित किया, सिंबलाइज्ड किया, दुनिया के सामने पहली बार शून्य को रखा। आर्यभट्ट ने शून्य का प्रयोग अपनी अंक प्रणाली में किया था, उसे सिंबलाइज्ड करके, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं की थी। व्याख्या की थी ब्रह्मगुप्त ने। इसलिए आज अधिकतर श्रेय शून्य की खोज का ब्रह्मगुप्त को जाता है। आर्यभट्ट ने कहा था, स्थानात् स्थानम 10 गुणम स्यात्, यानी प्रत्येक अगली संख्या पिछली संख्या की 10 गुनी होती है। उनके ऐसा कहने से ये सिद्ध होता है कि शून्य का अस्तित्व आर्यभट्ट से पहले भी था, लेकिन कोई सिंबल नहीं था। इसका प्रमाण मिलता है 1500 BCE माया सिविलाइजेशन और बेबीलोनियन सिविलाइजेशन 2000 BCE में। वो अपनी अंक प्रणाली में एक समान प्लेस होल्डर का यूज करते थे। उस समय 0 तो नहीं था, लेकिन 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रिक्त स्थान छोड़ देते थे। अब आपको बता दूं,
कि आर्यभट्ट को शून्य का आविष्कारक नहीं कहेंगे, एक शोधकर्ता कहेंगे, क्योंकि शून्य का अस्तित्व अनंत काल से है। शोध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और आविष्कार नितांत नवीन, एक अभूतपूर्व रचना होती है जो पहले कभी नहीं हुई। जैसे हमारा यूनिवर्स एक अभूतपूर्व रचना है, वैसे अगर देखा जाए तो अभूतपूर्व कुछ नहीं होता, सब कुछ रिपीट होता रहता है। हमारा यूनिवर्स भी, हमारे वेदों में हमारे यूनिवर्स की अनंत संभावनाएं हैं जन्म लेने की और उसके शून्य में विलीन होने की। हम उस चीज को आविष्कार मान लेते हैं जो हमारे सामने पहली बार प्रकट होती है, जबकि वो पहले से ही अनंत काल से अस्तित्व में थी। बस उसे रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स दिए, कुछ नाम दे दिए, हम उसे ही आविष्कार मान लेते हैं। लेकिन वो एक शोध होती है, एक खोज होती है, ना कि आविष्कार। कई सभ्यताएं जन्म लेती हैं और अंत हो जाता है, सूर्योदय होता है और अस्त होता है। इसका मतलब यह नहीं कि सूर्य का आविष्कार कर दिया। शून्य के अस्तित्व के बिना स्थापत्य कला और विज्ञान दर्शन की कल्पना करना भी असंभव है। शून्य के अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण हमारे वैदिक ग्रंथों में मिलता है। आपने सुना होगा कि रावण के 10 शीश और 100 कौरवों को कैसे काउंट किया होगा जब आर्यभट्ट ने ही शून्य की खोज की। इसका उत्तर आपको वीडियो के आगे मिलेगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बोडेलियन लाइब्रेरी में रखी बक्साली पांडुलिपि की कार्बन डेटिंग की गई, जिसमें शून्य के समय का पता चला। इससे पहले शून्य को 8वीं शताब्दी का मानते थे, लेकिन कार्बन डेटिंग से पता चला कि शून्य का सबसे पहले इस्तेमाल 4वीं शताब्दी में हुआ था, आर्यभट्ट के समय में। यानी 400 AD की पांडुलिपि, बक्साली पांडुलिपि 1881 में भारत के बक्साली गांव, जो आज पाकिस्तान में है, वहां पर मिली। इसे आज गणित शास्त्र का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। लेकिन जापान के शोधकर्ता डॉक्टर हयाशी के मुताबिक ये लिपि 800 से 1200 AD के बीच की है। ईशावास्योपनिषद में कहा गया है, पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये कोई आध्यात्मिक मंत्र नहीं है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण गणितीय संकेत है। ये समस्त गणित शास्त्र का आधार है। इस मंत्र का मतलब है, यह भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है, पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति है, तो भी वह पूर्ण है, और अंत में पूर्ण में लीन होने पर भी उसका अवशिष्ट भी पूर्ण रहता है। इस मंत्र का मतलब सिंपल सा शून्य और अनंत से है। शून्य में जोड़ेंगे या घटाएंगे, शून्य ही रहता है, और ऐसा ही होता है अनंत के साथ। हमारी सृष्टि के संदर्भ में विचार करते समय 2 चिंतक हैं, एक इति और दूसरा नेति। इति यानी पूर्णता के बारे में बात करने वाले, और नेति यानी कि शून्यता के बारे में बात करने वाले। शून्य वास्तव में शून्य का पूर्ण रूप है, जिसमें सब कुछ विकसित होता है। अगर हम शून्य की अवधारणा को पूर्णता से समझ लें तो ब्रह्मांड के पदार्थ, जीवन को समझना और सर्वशक्तिमान को खोजना संभव हो सकता है। शून्य एक ऐसी संख्या है जो स्वयं में कुछ नहीं, खाली है, लेकिन फिर भी पूर्ण है। शून्य की संकल्पना आध्यात्म को दर्शाता है। शून्य ही ईश्वर है। भारतीय संस्कृति के अनुसार आत्मा को पर ब्रह्म परमात्मा का अंश माना जाता है, और साथ ही अहम ब्रह्मास्मि भी कहा जाता है, और ब्रह्मा को पूर्ण माना जाता है। शून्य की संकल्पना का आधार कुछ ऐसा है कि शून्य को भी ईश्वर की तरह पूर्ण माना जाता है, जिसे हम निराकार कहते हैं, यानी कुछ भी नहीं। यानी शून्य ही ईश्वर है, सर्वव्यापक है। शून्य या निराकार इतना छोटा है कि छोटे से छोटे स्थान पर भी व्याप्त है, और इतना विशाल है कि अनंत ब्रह्मांड में भी, असीमित ब्रह्मांड में भी सीमित नहीं है। जहां तक दृष्टि जाती है आकाश ही आकाश दिखाई देता है, जिसे हम अनंत या शून्य कहते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि शून्य की खोज 498 ईस्वी में आर्यभट्ट ने की थी। अब इसका मतलब ये नहीं कि शून्य का अस्तित्व उनसे पहले था ही नहीं, क्योंकि आर्यभट्ट के समय से हजारों साल पहले रावण के 10 शीश बिना शून्य के कैसे गिने गए? बिना शून्य के 100 कौरवों को कैसे गिन लिया गया? आखिर शून्य के बिना 10 और 100 की गणना कैसे संभव है? तो जाहिर सी बात है, शून्य अनंत काल से अस्तित्व में है। आर्यभट्ट ने इसको सिंबलाइज किया। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज की, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण को कोई जानता नहीं था, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का अस्तित्व था। गुरुत्वाकर्षण न्यूटन की एक खोज है, एक शोध है, न कि आविष्कार। ऐसे ही शून्य रामायण और महाभारत काल से भी पुराना है। हमारे यूनिवर्स का अस्तित्व ही शून्य है। हमारा यूनिवर्स भी कुछ नहीं से, शून्य से ही अस्तित्व में आया। प्राचीन ब्राह्मी लिपि में गणनाएं थी, शून्य था, लेकिन उसका सिंबल नहीं था।
प्राचीन ब्राह्मी लिपि की संख्याएं कुछ ऐसी थी जिनमें शून्य नहीं था, लेकिन फिर भी 10, 20, 100 का वर्णन मिलता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि 10 शीश वाले रावण और 100 कौरवों को कैसे काउंट किया गया होगा। अब शून्य अनंत में विलीन हो जाता है, क्योंकि शून्य कुछ नहीं से अनंत तक का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे न्यूटन की गति के 3 नियम। जब कोई वस्तु चलना शुरू करती है, यानी कि शून्य से शुरू करती है, तो वह अनंत तक जा सकती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, और बल लगाने पर वह अनंत से फिर से शून्य में आ जाएगी। हमारे ब्रह्मांड का आयाम अनंत है, अनंत काल तक फैला है। समय की उत्पत्ति अपरिभाषित है, वैसे ही शून्य की उत्पत्ति भी अपरिभाषित है। ब्रह्मांड शून्य से पदार्थ को जन्म देता है। शून्य स्वयं में निहित है। जैसे ब्लैक होल भी शून्य का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, न प्रकाश न समय, कुछ भी नहीं, सब शून्य। क्वांटम थियरी भी शून्य से शुरू होती है, जहाँ शून्य पूर्ण का प्रतिनिधित्व करता है, वहाँ कुछ नहीं होता। ऐसे ही स्ट्रिंग संख्याएं जो शून्य से बढ़ती हैं और लूपिन प्रभाव का कारण बनती हैं। स्ट्रिंग शून्य से शुरू होकर अनंत तक फैल जाती है। शून्य जीवन का आधार है और हर उस चीज में निहित है जो पदार्थ को जन्म देता है। हमारा ब्रह्मांड अनंत है और इसका विस्तार तब तक होता रहेगा जब तक ये शून्य में विलीन न हो जाए। शून्य सभी संख्याओं का आधार है। शून्य ही शुरुआत है और शून्य से ही अंत। शून्य के रूप में सभी संख्याएं अनंत रूप से शाश्वत अंत तक बढ़ती रहेंगी और शून्य को समझ पाना समझ से भी परे है। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।